नमस्ते बच्चों। आज हम क्या लिखूं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर समझने वाले हैं। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे और उसे बिल्कुल आसान या सरल हिंदी में समझेंगे। इस पाठ के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सबसे पहले हम रचना से संवाद, इनमें मेरे उत्तर मेरे तर्क इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है और उसके 4 विकल्प दिए हैं। हमें सही विकल्प चुनना है, सही ऑप्शन चुनना है और उसके बाद उसका तर्क मतलब लॉजिक लिखना है। यहाँ मैंने जो लॉजिक लिखा हुआ है इसका अर्थ मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी। तो इसमें पहला प्रश्न है, हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। अब यहाँ मैं इन चारों विकल्पों को पढ़ूंगी नहीं। 4 विकल्प हैं, इसमें से जो सही विकल्प है वो है पहला, विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। इसका तर्क क्या है? यहाँ हैट लेखक के भावों, आवेगों और विचार उमंग का प्रतीक है, जबकि खूंटी केवल विषय का सहारा है। लेखक कहता है कि मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली महत्व भावों में है, न कि विषय में। इसलिए यह उदाहरण लेखन में भावों की प्रधानता को दर्शाता है। अब इस तर्क का अर्थ हम समझते हैं। यहाँ हैट का मतलब है लेखक के मन के भाव या फीलिंग्स, उसके विचार, उसका उत्साह। और खूंटी का मतलब है सिर्फ विषय, मतलब सब्जेक्ट। लेखक कहना चाहते हैं कि अपने मन की बात बताने के लिए कोई भी विषय चल सकता है। असल में सबसे ज़रूरी चीज़ है भाव यानी फीलिंग्स, विषय नहीं। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। इस पद्धति ने लेखक के लिए किस निर्माण का आधार बनाया। इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में मैंने ये सभी शब्द, सभी लाइंस डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो इस प्रश्न के यहाँ 4 विकल्प या 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है अनुभव आधारित और स्वच्छंद लेखन को अपनाना। यह उत्तर क्यों लिखा है, इसका लॉजिक क्या है? यह पद्धति अंग्रेजी निबंधकारों की है, जो देखते, सुनते और अनुभव करते हैं उसे बिना बहुत बंधन के स्वतंत्र भाषा में लिख देते हैं। ऐसे निबंधों में लेखक की सच्ची अनुभूति, भावों की अभिव्यक्ति और उल्लास होता है। लेखक भी इसी तरह अनुभव आधारित और स्वच्छंद शैली को अपनाने का निर्णय लेते हैं। बिल्कुल आसान हिंदी में इसका अर्थ होता है कि यह तरीका अंग्रेजी निबंध लिखने वालों का है। वे जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, मतलब फील करते हैं, उसे सीधे और बिल्कुल ईजी, आसान भाषा में लिख देते हैं। ऐसे निबंधों में लेखक के सच्चे भाव, अनुभव और खुशी साफ दिखाई देती है। इसीलिए लेखक भी तय करते हैं कि वह इसी तरह अनुभव के आधार पर और खुली शैली में निबंध लिखेंगे। अगला प्रश्न है, तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है? मतलब यह कंपैरिजन कैसे किया गया है, उसका बेस क्या है? तो इनमें से किस बेस पर या किस आधार पर यह वाक्य लिखा गया है? इसका सही उत्तर है अभिलाषा और अनुभव। अभिलाषा मतलब इच्छा। तरुणों का भविष्य के प्रति आकर्षण, उनकी अभिलाषा, इस पर आधारित होती है। वे नए नए अवसरों और उज्जवल भविष्य की ओर आकर्षित होते हैं। वृद्ध लोगों का अतीत के प्रति प्रेम उनके अनुभव के कारण होता है, क्योंकि वे अपने पुराने समय को याद करके सुख और संतोष अनुभव करते हैं। इसलिए यह तुलना अभिलाषा और अनुभव पर आधारित है। इसका मतलब है कि युवाओं को भविष्य अच्छा लगता है, क्योंकि उनके मन में इच्छाएं होती हैं, सपने, उम्मीदें होती हैं। वे नए मौके और अच्छे भविष्य की ओर आकर्षित होते हैं। वहीं जो बुजुर्ग या वृद्ध होते हैं, वे अतीत को पसंद करते हैं, अपने पास को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव या एक्सपीरियंस होता है और पुराने दिनों को याद करके उन्हें सुख और संतोष, सेटिस्फैक्शन फील होता है।
इसलिए यह तुलना युवाओं की इच्छाओं और बुजुर्गों के अनुभव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? इनमें से सही विकल्प है, एक ही रचना में कई विषयों को समाविष्ट करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। इसका तर्क या लॉजिक क्या है, देखते हैं। अमीर खुसरो ने एक ही पंक्ति में 4 अलग अलग विषयों खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल को जोड़कर एक साथ 4 औरतों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। इस उदाहरण से लेखक यह बताना चाहते हैं कि एक ही रचना में कई विषयों को समाविष्ट किया जा सकता है। इसी तरह लेखक भी एक ही निबंध में दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार दोनों विषयों को जोड़ने का निर्णय लेता है। अमीर खुसरो ने एक ही स्टैंजा में अलग अलग 4 विषय खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल इनको एक साथ जोड़ दिया और जोड़कर 4 औरतों की विश पूरी कर दी। इससे लेखक बताना चाहते हैं कि एक ही रचना में कई विषयों को जोड़ा जा सकता है। इसी तरह लेखक भी सोचते हैं कि वह एक ही निबंध में दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार दोनों विषयों को एक साथ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। और इसका तर्क क्या है? निबंध में कहा गया है कि मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई युग नहीं रहा जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। समाज में नए नए क्षेत्र और नई नई कमियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिससे सुधारों की आवश्यकता भी लगातार बनी रहती है। इसलिए पाठ का मूल भाव यह है कि हर युग में सुधार की मांग बनी रहती है। इस तर्क का क्या मतलब होता है? तो निबंध में बताया गया है कि कोई भी समय या कोई भी टाइम ऐसा नहीं हुआ जब समाज को सुधार या रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी हो। समाज में तो हमेशा नए नए प्रॉब्लम्स, समस्याएं और कमियां पैदा होती है, इसलिए उन्हें सुधारने की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब है कि हर युग, हर समय में सुधार की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों की कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, निबंध लेखन के विषय में ए.जे. गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? उत्तर, ए.जे. गार्डिनर का मानना है कि निबंध लिखने के लिए एक विशेष मानसिक आवेग या उमंग की ज़रूरत होती है। उस समय लेखक के मन में उत्साह, आवेग और उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि लेखन अपने आप हो जाता है। उनके अनुसार विषय गौण है, मतलब लेस इम्पॉर्टेंट है। कोई भी विषय ले लिया जाए, लेखक उसमें अपने भाव भर देता है। जैसे हैट को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है। ये तो ए.जे. गार्डिनर के विचार हुए। अब लेखक के विचार क्या हैं? दूसरी ओर लेखक यह अनुभव नहीं करते। उन्हें निबंध लिखने के लिए सोचना, योजना बनाना और परिश्रम करना पड़ता है। वे विषय, सामग्री और शैली पर ध्यान देते हैं। उनके अनुसार विषय कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर समय और सामग्री की कमी हो तो आदर्श निबंध लिखना कठिन हो जाता है। अब यहाँ इस आंसर को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये वाक्य चैप्टर में है और वहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनके असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? प्रश्न में पूछा है कि बूढ़े और यंग पीपल दोनों भी प्रेजेंट से डिससेटिस्फाइड रहते हैं और हमें अपने विचार लिखने हैं कि उनके असंतुष्टि के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। उत्तर, लेखक के अनुसार वृद्ध लोग अपने अतीत से जुड़े रहते हैं। उन्हें पुराना समय, पुराने मूल्य और पुरानी आदतें याद कर सुख देती हैं। इसलिए वे वर्तमान की तेज़ी, नए समाज मूल्यों और बदलाव से असंतुष्ट रहते हैं। वे वर्तमान की उस सुनहरे अतीत के साथ तुलना करके उसे कमज़ोर या गिरा हुआ समझते हैं। वहीं तरुण अपने भविष्य को लेकर उत्साहित और आकर्षित रहता है। उसके आगे सपने, उज्जवल संभावनाएं और नई दुनिया खुली दिखती है।
इसलिए वह वर्तमान की धीमी गति, रूढ़ियों, बाधाओं और सीमाओं से असंतुष्ट रहता है। अगला प्रश्न है, नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखना चाहती हैं? लिखना चाहती नहीं, लिखवाना चाहती। उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई? उत्तर, नमिता समाज सुधार पर आदर्श निबंध लिखवाना चाहती है। अमिता दूर के ढोल सुहावने होते हैं विषय पर निबंध लिखवाना चाहती है। अब इन दो टॉपिक्स पे लिखने में लेखक को क्या कठिनाई हुई? तो सबसे पहले समय की कमी। उन्हें बहुत कम समय में एक साथ दो अलग अलग विषयों पर, उसे भी आदर्श निबंध के रूप में लिखना था। यहाँ उसे आना चाहिए। दूसरा, सामग्री की कमी। न तो उनके पास पुस्तकालय था, न ही विस्तृत जानकारी वाली कोई विशेष पुस्तकें या आंकड़े, खासकर समाज सुधार जैसे गंभीर और विस्तृत विषय के लिए। और दोनों विषयों का प्रकार भिन्न था। एक विषय तो लोकोक्ति आधारित, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये थी। दूसरा सामाजिक और विश्लेषणात्मक, समाज सुधार है। ऐसे दो अलग विषयों को एक ही निबंध में समायोजित करना चुनौतीपूर्ण था। विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल। अगला प्रश्न है, निबंधकारों के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियाँ सुझाई हैं? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करेंगे? तो यहाँ हमें पाठ से जो दिया गया है वो भी लिखना है और हमारे विचार भी लिखने हैं कि हम निबंध लिखने के लिए कैसी तैयारी करेंगे। उत्तर, निबंधकारों के आचार्यों के अनुसार आदर्श निबंध लिखने की युक्तियाँ। पहली, निबंध संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें विचार, सामग्री और शैली मतलब प्रस्तुति दोनों का उचित संतुलन होना चाहिए। विषय से संबंधित उचित और पर्याप्त सामग्री एकत्र करनी चाहिए, जैसे अनुभव, उदाहरण, तथ्य। ये वाक्य मैं आपको समझाऊंगी। लिखने से पहले रूपरेखा मतलब आउटलाइन बनानी चाहिए ताकि विचार क्रमबद्ध रहे। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में। भाषा सरल, सहज और समझने योग्य होनी चाहिए। अत्यधिक भारी शब्दों से बचना चाहिए। निबंध में एकता, क्रमबद्धता होनी चाहिए, जैसे प्रारंभ, मध्य और अंत का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। अब यहाँ शॉर्ट में क्या दिया गया है कि निबंध छोटा, साफ और असरदार होना चाहिए। उसमें विचार मतलब कंटेंट और लिखने का तरीका मतलब प्रेजेंटेशन दोनों का सही संतुलन या बैलेंस होना चाहिए। साथ ही विषय से जुड़ी सही और पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, जैसे अनुभव, उदाहरण, तथ्य। और लिखने से पहले उसकी रूपरेखा मतलब आउटलाइन बनानी चाहिए ताकि सभी विचार सही सीक्वेंस में आए। सही क्रम में मतलब सही सीक्वेंस में आए। साथ ही भाषा इजी होनी चाहिए, समझने जैसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करना है। और आखिर में निबंध में शुरुआत, बीच और उसका एंड मतलब अंत बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ या लिंक किया हुआ होना चाहिए। अब जो हमारे लिए पूछा गया है प्रश्न कि मैं क्या तैयारी करूँगी, तो सबसे पहले विषय को ध्यान से समझूंगी और उसका मूल संदेश या विचार नोटबुक में लिखूंगी। विषय से संबंधित मुख्य बिंदु लिखकर रूपरेखा तैयार करूंगी। उसके बाद उस विषय पर अपने व्यक्तिगत विचार, अनुभव और उदाहरण सोचूंगी ताकि निबंध वास्तविक और रोचक लगे। फिर निबंध को 3 भागों में बांटूंगी: भूमिका, विस्तृत विचार और निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। अंत में निबंध को ध्यान से पढ़कर व्याकरण, गलतियाँ, शब्दों की अशुद्धि या विचार की असंगति देखकर सुधारूंगी। अगला प्रश्न है, मार्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? इसका उत्तर है, निबंध लिखने के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की उपयोगिता इस प्रकार है। पहली क्या उपयोगिता है तो मौलिकता या ओरिजिनलिटी। जब लेखक अपने स्वयं के अनुभवों पर आधारित लिखता है तो निबंध दूसरों की नकल नहीं लगता, वह वास्तविक और अनूठा लगता है। अनूठा मतलब डिफरेंट, वास्तविक मतलब रियल। उसके बाद आता है सजीवता। अनुभव से लिखा गया निबंध पाठक के हृदय को छूता है,
क्योंकि उसमें वास्तविक भावनाएं, छोटी छोटी घटनाएं और जीवंत चित्र होते हैं जिनमें सच्चाई और स्वाभाविकता दिखाई देती है। उसके बाद आत्मपरक और रोचक शैली, मतलब पर्सनल एंड एंगेजिंग स्टाइल। देखने और सुनने से लेखक के पास विचारों का एक विशाल भंडार बन जाता है। इससे निबंध सिर्फ बौद्धिक या सैद्धांतिक नहीं रहता, बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल और सैद्धांतिक मतलब थियोरेटिकल, बल्कि व्यक्तिगत, मन को छूने वाला और रोचक बन जाता है, मतलब इंटरेस्टिंग बनता है। अर्थात मार्टिन की इस पद्धति से निबंध अधिक सच्चा, विश्वसनीय और प्रभावशाली होता है, क्योंकि लेखन किसी और के शब्दों पर आधारित नहीं होता, लेखक के अपने दृष्टिकोण और अनुभव पर आधारित होता है। मैंने इसमें जो भी इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हैं वो आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको उसका अर्थ समझे इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखे हैं। अब हम विधासी संवाद देखते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आलेख मतलब एक डायग्राम दिया है जिसमें विषय, प्रेरणा, विषय चयन, ये सभी पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको इस पॉइंट्स के आधार पर एक ऐसे लिखना है और यह भी बताना है कि इसके अलावा अगर आपको कोई और ढंग अच्छा लगता है तो उसका भी ऐसे ही आलेख या डायग्राम बनाना है और क्यों अच्छा लगता है वो भी लिखना है। प्रश्न का उत्तर यहाँ शॉर्ट में दिया गया है, यहाँ कोई ऐसे नहीं लिखा हुआ। उत्तर का ये जो पार्ट है यह प्रश्न से ही लिया हुआ है, यह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिए गए आलेख या डायग्राम के आधार पर निबंध लिखने की प्रक्रिया को हमें समझाना है। तो सबसे पहले किसी विषय पर रुचि या उत्साह आता है तब लेखन शुरू होता है। फिर लेखक विषय पर सोचता विचारता है ताकि वह विषय उसके लिए स्पष्ट और बोलने लायक बन जाए। बोलने लायक मतलब लिखने लायक। विषय चुनने के बाद अनुभव, ज्ञान, पढ़ी हुई बातें और अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसके बाद रूपरेखा बनाई जाती है जिसमें निबंध के मुख्य बिंदु क्रम से लिखे जाते हैं ताकि लेखन व्यवस्थित और समझने योग्य रहे। अगला चरण है शैली तय करना, यानी भाषा कैसी रखोगे, सरल, स्पष्ट और रोचक, ताकि पाठक आसानी से पढ़ सके। शैली ही निबंध को आकर्षक बनाती है। अंत में लेखन और समापन होता है। लेखक अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है और एक स्पष्ट संदेश या उपदेश के साथ निबंध को समाप्त करता है। तो जो डायग्राम दिया हुआ है उसे हमने यहाँ सेंटेंसेस में लिखा है। अब हमें अपने विचार लिखना है कि हम अन्य ढंग से या अलग तरीके से उसे कैसे करेंगे। अगर निबंध का अर्थ मैं अपने तरीके से कहूँ तो निबंध वह लेखन है जिसमें लेखक अपने अनुभव, विचार और भावनाओं को स्वाभाविक, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से लिखता है ताकि वह सच्चा, सजीव और प्रभावी लगे। मुझे यह ढंग पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें जोर अनुभव, विचारों पर भी है, न सिर्फ शब्द अर्थ पर। इससे स्पष्ट होता है कि निबंध सिर्फ लिखने से नहीं बल्कि सोचने, समझने, संभालने से बनता है, जो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा समझ में आने वाला रूप है। मेरे अनुसार निबंध लेखन का एक और बेहतर ढंग हो सकता है। पहले अनुभव, फिर विचार, फिर रूपरेखा, फिर लेखन और फिर संशोधन। इसका क्या कारण है? तो इस ढंग से सबसे पहले लेखक अपने अनुभव और विचारों पर ध्यान देता है, जिससे निबंध अधिक सजीव और सच्चा बनता है। अंत में संशोधन मतलब रिवीजन जोड़ने से गलतियाँ सुधरती हैं, भाषा साफ होती है और निबंध अधिक प्रभावी बनता है। यह प्रक्रिया सरल, क्रमबद्ध और व्यवहारिक है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह निबंध लिखने का ज़्यादा उपयोग और आसान। अब हम अगला प्रश्न भाव विस्तार देखते हैं। यहाँ एक वाक्य देते हैं और हमें उसे एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य दिया हुआ है और उसे फिर एक्सप्लेन किया है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उनको, यहाँ उनको होना चाहिए, उनको संसार का चित्र बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है। इसका उत्तर है, इसका भाव यह है कि जब तक युवा जीवन संग्राम यानी लड़ाई, संघर्ष, उत्तरदायित्व
और व्यवहारिक समस्याओं की दुनिया से दूर रहता है, तब तक उसे संसार का चित्र आसान, सुंदर और रोमांचक लगता है। वह अपनी कल्पनाओं में ऐसा संसार बनाता है जहाँ सब कुछ उसके अनुसार घटता है और जहाँ क्रांति, तेज सफलता और आसान जीत जैसी बातें होती हैं। अगर वह इस जीवन संग्राम में पूरी तरह उतर जाए, यानी सच्चे श्रम, दायित्व और व्यवहारिक समस्याओं का सामना करे, तब उसे यह एहसास होगा कि क्रांति, सुधार और बदलाव की असली ज़रूरत क्या है। इस तरह उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर उसे स्पष्ट हो पाएगा और वह संसार को अधिक व्यवहारिक नज़र से देखने लगेगा। इस उत्तर का आसान मतलब है कि जब युवा असली जीवन में संघर्ष मतलब मेहनत, जिम्मेदारी और समस्याओं इससे दूर रहता है, तब तक उसे दुनिया बहुत सुंदर और आसान लगती है। वह अपनी कल्पना मतलब इमेजिनेशन में सोचता है कि सब कुछ जल्दी और आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब वह सच में जीवन की तकलीफ़ों का सामना करता है, तब उसे समझ आता है कि असल में चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। तब वह सही मायने में सुधार और बदलाव की ज़रूरत को समझता है और दुनिया को ज़्यादा व्यावहारिक मतलब वास्तविक नज़र से देखने लगता है। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं हुआ जिससे सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। यहाँ प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हुई है। उत्तर: परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ साथ समाज में नई बुराइयाँ, कुरीतियाँ और पुरानी परंपराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो किसी न किसी काल के लिए तो उपयोगी या ठीक लगती हैं, लेकिन फिर वे समस्याएं बन जाती हैं। इसलिए सुधार मनुष्य जाति के लिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक हर युग में बुद्धिमान लोगों और समाज सुधारकों ने अपने समय की कमियों और बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है। इसलिए लेखक कहता है कि कभी भी कोई समाज पूर्णतः दोष मुक्त नहीं रह सकता। इसलिए हर युग में सुधारों की आवश्यकता बनी रहती है। इस उत्तर का मतलब होता है कि दुनिया में बदलाव होना एक सामान्य बात है। समय के साथ समाज में नई नई बुराइयां और गलत आदतें आ जाती है। जो चीज़ें पहले सही लगती थी, बाद में वही समस्या बन जाती है। इसलिए समाज को सुधारते रहना ज़रूरी होता है। इसलिए लेखक कहता है कि कोई भी समाज पूरी तरह से कभी भी परफेक्ट नहीं होता और इसी कारण हर समय सुधार की ज़रूरत रहती है। अगला प्रश्न है, आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उत्तर: यह वाक्य जीवन के प्रकृति और पीढ़ियों की बदलती दृष्टि को दर्शाता है। आज के युवा वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और बदलाव, क्रांति और तेज सुधार के पक्षधर हैं। इसी युवा के साथ में उत्साह, आशाएं और सपने भी हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बुढ़ापे की ओर बढ़ेगा, उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलेगा। उत्साह कम होगा और वह अपनी युवावस्था की यादों, पुरानी आदतों और परंपराओं को महत्व देने लगेगा। अब वह जो समाज बदलता हुआ देखेगा, उससे वह असहज होगा और अपने अतीत के गौरव और परंपराओं को सुरक्षित रखने का यत्न करेगा। इस तरह आज का युवा कल वृद्ध के रूप में अतीत के गौरव का संरक्षक बन जाएगा। यह वाक्य बताता है कि समय के साथ लोगों की सोच बदल जाती है। आज जो युवा आज की व्यवस्था से खुश नहीं या वर्तमान की व्यवस्था से खुश नहीं होते और बदलाव चाहते हैं, उनके मन में उत्साह, सपने होते हैं। लेकिन जैसे ही वह युवा बूढ़ा होने लगता है, उसकी सोच भी बदल जाती है, उसका उत्साह कम हो जाता है और वे अपने पुराने समय को याद करते हैं और उसे ज़्यादा अच्छा मानने लगते हैं। अब उन्हें नया बदलाव अच्छा नहीं लगता और वे अपनी पुरानी परंपराओं और अतीत को या पुराने समय को बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह आज का युवा आगे चलकर वृद्ध बनकर अतीत का महत्व समझने और उसे बचाने वाला बन जाता है। अगला प्रश्न, निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। इसका उत्तर है, इस वाक्य में लेखक निबंध की प्रभावशीलता पर जोर दे रहे हैं। पाठ के अनुसार एक छोटा निबंध बड़े निबंध से अधिक अच्छा माना जाता है।
छोटे निबंध में लेखक अपने विचारों की अधिक स्पष्टता और सटीकता बनाए रख सकता है। विषय बिखरता नहीं होता और पाठक जल्दी और अच्छी तरह से उसके मुख्य विचार को समझ सकता है। जब निबंध छोटा होता है तो लेखक की विषय को संक्षिप्त और निश्चित रूप से व्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। लेखक को बड़े निबंध विस्तार के चक्कर में मुख्य बिंदु को ढक देते हैं, इसलिए छोटे निबंधों को अधिक स्पष्ट, प्रभावशील और जादू की तरह बलवत्तर माना जाता है। अगला प्रश्न, मेरा अनुभव। इस निबंध में लेखक ने 2 विषयों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार पर निबंध लिखने थे, और आपने पिछली कक्षाओं में निबंध लिखे थे। यहाँ आपको अपना अनुभव बताना है कि आपको किन विषयों पर निबंध लिखना इजी लगता है और किन विषयों पर लिखना डिफ़िकल्ट लगता है और क्यों लगता है। अब यहाँ मैंने उत्तर में 2-4 नाम लिखे हैं, जैसे मेरा प्रिय खेल, प्रिय त्यौहार, मेरा गांव। इन पर निबंध लिखना ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इजी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वे दैनिक जीवन और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़े होते हैं। ऐसे विषयों पर आप अपने विचार बिल्कुल सरल और आसान भाषा में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही उत्तर लिखें, आप अपने अनुसार कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। तो इसके विपरीत, जैसे आधुनिक तकनीक का प्रभाव, जल संरक्षण, वैश्विक उष्मीकरण, ऐसे विषयों पर निबंध लिखना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि इन पर निबंध लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी, सोच और उदाहरणों की ज़रूरत होती है, और साथ ही इसमें सही तर्क, मतलब सही लॉजिक देना पड़ता है, और जो विचार होते हैं वो भी क्रमबद्ध, मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए। अगला है विषयों से संवाद। इस पाठ में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, ऐसे महान व्यक्तियों के नाम आए हैं, और हमें इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर उनके कार्यों को लिखना है। कुछ उनके समाज सुधार कार्य लिखे हैं। गौतम बुद्ध ने क्या काम किया? तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि उन्होंने अहिंसा, दया, सादा जीवन, इसका रास्ता दिखाया। उन्होंने जाति भेद और अंधविश्वास का विरोध किया और लोगों को अच्छा इंसान बनने की सीख दी। तो महावीर स्वामी, इन्होंने सत्य, अहिंसा और कम चीज़ों में खुश रहना या संतोष रखने की बात सिखाई। उन्होंने सभी जीवों के प्रति दया और सरल जीवन पर जोर दिया। नागार्जुन, उन्होंने बौद्ध विचारों को आसान भाषा में समझाया। उन्होंने लोगों को सोचने और तर्क करने की आदत सिखाई। तो आदि शंकराचार्य, उन्होंने लोगों को एकता और आत्मज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने अलग अलग विचारों को जोड़ने की कोशिश की। आपने कबीर जी के बहुत सारे दोहे पढ़े हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने जाति भेद, धार्मिक झगड़ों और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने सादगी, ईमानदारी और मानवता का संदेश दिया। गुरु नानक जी ने एक ईश्वर में विश्वास, समानता और भाईचारे की शिक्षा दी। उन्होंने मिलजुल कर रहने और साथ खाने, जिसे लंगर कहते हैं, उसकी परंपरा शुरू की। और इन सभी महान लोगों ने समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की और लोगों को सही रास्ता दिखाया। उन्होंने समाज को एक नई दिशा और बेहतर दिशा दिखाई। अगला प्रश्न है कि पाठ में बहुत से महान व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है जिन्होंने समाज सुधार किए, और हमें क्या करना है कि हमारे आसपास ऐसी जो संस्थाएं हैं जो स्त्री शिक्षा, पर्यावरण, असमानता, विशेष आवश्यकता, मतलब दिव्य लोगों के लिए जो काम करते हैं, ऐसी संस्थाओं, ऐसी व्यक्तियों के विषय में पता लगाना है और लिखना है। अब और एक प्रश्न है कि अगर आपको समाज सुधार करने का अवसर मिले तो आप क्या क्या सुधारना चाहेंगे? क्या सुधारना चाहेंगे? तो सबसे पहले शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य जागरूकता, उसके बाद महिला सशक्तिकरण, उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक समानता। तो यहाँ मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप यह उत्तर लिख सकते हैं। अब आप ये सुधार कैसे करेंगे? तो जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित करके, शिक्षा और सेवा कार्यों में सक्रिय भाग लेकर, लोगों को प्रेरित करके और सही दिशा दिखाकर, सरकारी योजनाओं और संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करके। यह उत्तर आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य अनेक स्थानों पर नैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन में संतुलन की बात की गई है।
इस विषय पर अपने शिक्षक के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर यहाँ लिखा है। इसमें शॉर्ट में नैतिक जीवन के लिए रामायण का उदाहरण लिया है, आध्यात्मिक जीवन के लिए भगवत गीता का, और व्यवहारिक जीवन के लिए पंचतंत्र और हितोपदेश, इनका उदाहरण लेकर उत्तर लिखा गया है। यहाँ लिखा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यह एक लोकोक्ति है, मतलब प्रवर्ब है। तो ऐसी ही और एक लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम। और इस लोकोक्ति और जैविक खाद की निर्मित में हमारा प्रयास, इस विषय को लेकर एक संक्षिप्त लेख, मतलब आर्टिकल लिखना है। यह लेख यहाँ लिखा हुआ है, इसे मैं सिर्फ पढ़ती हूँ। आर्टिकल का विषय क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम और जैविक खाद की निर्मित में हमारा प्रयास। लोकोक्ति आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है एक ही काम से दोहरा फायदा या दोहरा लाभ मिलना। यह बात जैविक खाद बनाने के प्रयास से बिल्कुल ही मेल खाती है। आज के समय में हम घर के फल सब्जियों के छिलके, पत्तियां, खाने के बचे हुए हिस्से आदि को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी और प्रदूषण बढ़ता है। यदि हम इन्हीं कचरे का उपयोग करके जैविक खाद, कंपोस्ट बना ले तो दोहरा लाभ हो जाता है। एक तरफ कचरा साफ होता है, पर्यावरण स्वच्छ रहता है, दूसरी तरफ हमें पौधों के लिए सस्ती और प्राकृतिक खाद मिल जाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और सब्जियां, फल स्वस्थ व प्राकृतिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक। इस प्रकार जैविक खाद का निर्माण वास्तव में आम के आम गुठलियों के दाम की भावना को क्रियान्वित करता है, क्योंकि इससे पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ कृषि और कचरे का उपयोग, तीनों तरफ से लाभ मिलता है। अगला प्रश्न, जब ढोल के पास बैठे हुए व्यक्ति के कान के पर्दे फटते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। यह वाक्य पाठ से है। यहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति या संस्था के विषय में आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस लिखना है जो दूर से कुछ और रहा हो, लेकिन जब आप नज़दीक जाए तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हुआ हो, और इस पर आधारित आपको डायरी लेखन करना है। डायरी लेखन का फॉर्मेट, सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, डायरी किस दिन लिख रही हैं, और उसके बाद आप अपना अनुभव लिखेंगे। यहाँ मैंने अनुभव लिखा हुआ है, आप इसे एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, या आप खुद से भी कोई अनुभव लिख सकते हैं। अब आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण में समास। यहाँ एक वाक्य दिया है, मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। यहाँ निबंध रचना, यह समास का उदाहरण है। समास के सभी टाइप्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। उसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप देखिए, आप समास इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न यह है कि हमें पाठ से सामासिक शब्द निकालने हैं और उन शब्दों के विग्रह भी करने हैं, उनके भेद लिखने हैं। मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, पर आप इसे पढ़कर नहीं समझ सकते, तो आप वीडियो देखिए और उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। वैसे ही उपसर्ग और प्रत्यय का प्रश्न है। यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के एक्सप्लेनेशन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप देखिए और आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद आप यह प्रश्न सॉल्व कीजिए। मैंने यहाँ आपके लिए उत्तर लिखे हैं, तो मैंने पाठ से कुछ उपसर्ग वाले और कुछ प्रत्यय शब्द निकाले हैं। शॉर्ट में है कि उपसर्ग शब्द से पहले आता है और प्रत्यय शब्द के बाद आता है और कोई नए शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, शब्द दिया है, इस शब्द में हमें उपसर्ग या प्रत्यय ऐड करना है और फिर से इस वाक्य को लिखना है। यहाँ इनके उत्तर लिखे हुए हैं। इसके बाद कुछ शब्द दिए हैं, मधुर, सुधार, सुंदर, गति, समाज, और इनमें उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे सुधार से सुधारक, सुधारात्मक, प्रसुधार। वैसे ही सुंदर से सुंदरता, सुंदरमय, असुंदर। आप इस टॉपिक को समझेंगे तब ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब अगला प्रश्न है, भाव एक शब्द अनेक। तो पाठ में से हमें ऐसे शब्द निकालने हैं जिनका अर्थ परस्पर मिलता जुलता हो, मतलब एक जैसा हो, लेकिन वर्ड्स अलग हैं, और उनके वाक्य भी बनाने हैं। जैसे विचार, मनन, चिंतन, इन तीनों का अर्थ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैंने यहाँ कुछ शब्द निकाले हैं
और उनके वाक्य भी बनाए हैं। तो आप ये सब वाक्य पढ़िए। अब गतिविधियाँ देखते हैं। यहाँ अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध अमनेली दी हुई है, ये चैप्टर से ही है। इसी तरह हमें उनकी और कुछ अमनेलियाँ, मुकरियाँ और पहेलियाँ ढूंढ कर लिखना है। अमनेलियाँ क्या होती हैं? तो कुल अलग अलग सेंटेंस होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता। यहाँ एक अमनेली दी है, मैं इसका अर्थ भी आपको समझाऊंगी। ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियाँ भई आनंद, ए सखी साजन ना सखी चांद। इसका अर्थ होता है ऊंची अटारी में पलंग बिछाया और मैं सो रही थी, सिर के ऊपर चांद आ गया, आंखें खुली, आनंद हो गया। सखी बोली साजन, मतलब साजन है क्या? नहीं सखी चांद, मतलब मैंने कहा नहीं चांद है। मुकरियाँ क्या होती है? तो पहेली की शैली में प्रियतम का वर्णन कर अंत में उत्तर देती हैं। नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव से मिट्टी लगन नहीं देत, पाँव का चूमा लेत निपुता, ए सखी साजन न सखी जूता। इसका क्या मतलब है? तो नंगे पैर चलने नहीं देता, पैरों को मिट्टी लगने नहीं देता, पैरों को चूम लेता है बिना थके। अब हम यह पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि कोई अपने प्रियतम के, अपने लवर के बारे में बोल रही है। लेकिन ए सखी साजन, तो सखी क्या बोली? साजन। क्या साजन है? नहीं, जूता, मतलब वो जूते के बारे में बोल रही है। पहेलियाँ क्या होती हैं? तो घरेलू चीज़ों पर आधारित होती है। जैसे 100 दवा की एक दवा, रोग कोई न आवे, खुसरोवा को शरीर सुहावे, नित ताज़ी हवा जो खावे। तो इस पहेली का उत्तर है ताज़ी हवा। अब यहाँ वाद विवाद आयोजन करना है। किस विषय पर? युवा और वृद्ध पीढ़ियों का अंतर। वाद विवाद प्रतियोगिता कैसे करते हैं, यहाँ मैंने इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो आप इस फॉर्मेट को पढ़िए और जब आपके क्लास में वाद विवाद प्रतियोगिता होगी तब आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ भाषा के बारे में एक प्रश्न है, भाषा संगम। यहाँ बताया है कि हमारे संविधान की अनुसूची में बहुत सी भाषाओं का समावेश किया है, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, इस तरह के कई भाषाएं हैं और इन सभी भाषाओं में निबंध इसके लिए क्या शब्द है यह दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि इन दिए हुए सूची के अलावा अगर आपको कोई और भाषा में निबंध को क्या कहते हैं यह पता होगा तो वह शब्द लिखना है। जैसे मैथिली में निबंध कहते हैं, भोजपुरी में क्या कहते हैं, बांग्ला में क्या कहते हैं। तो आपको किसी और भाषा में पता है तो लिखिए, नहीं तो आप इंटरनेट पर इसका सर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ एक मूल वाक्य या ओरिजिनल वाक्य क्या दिया है? निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए और इस वाक्य को अलग अलग भाषाओं में लिखना है। जैसे यहाँ हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी और ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद झरोखे से इस प्रश्न में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यालय इनका एक लेख दिया गया है। मैं क्या लिखता हूँ, वह लेख आपको पढ़ना है। और यह आखिरी प्रश्न पाठ में 8 साहित्यकारों के बाणभट्ट, श्रीहर्ष, अमीर खुसरो, सेनापति, महात्मा गांधी, ए.जी. गार्डिनर, शेक्सपियर, मार्टिन का नाम आया है। तो इंटरनेट से ढूंढकर इनके विषय में लिखना है। इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे जैसे हैं वैसे लिख सकते हैं। मैंने यह वीडियो टैब में बनाया है और माइक का यूज़ किया है ताकि ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ सके। आप इस ऑडियो को सुनने के लिए ईयरफोन या ईयरपॉड का यूज़ कीजिए तो आप कंसंट्रेशन के साथ सुन सकते हैं। और साथ ही जिन शब्दों को मैंने बोल्ड किया हुआ है आप उन्हें हाइलाइटर पेन से हाइलाइट कर दीजिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो मददगार हुआ होगा। आपको इससे प्रश्न और उत्तर कैसे लिखने हैं और जो डिफ़िकल्ट प्रश्न उत्तर हैं उसे समझने में मदद हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।